आज हम लोग फिर शुरुआत करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के नाम से, समान नागरिक संहिता के नाम से जिसको जाना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि कुछ दिनों पहले इस पर विवाद हुआ था। कारण क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था वो लागू हो चुका था। ठीक है, कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये मामला कब से उठना स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे इसको क्यों ज़रूरत पड़ी थी, पूरे देश में लागू करने के लिए भी ज़रूरत है, साथ ही साथ उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला। तो क्यों ज़रूरत पड़ी थी, इसको पूरे हिस्ट्री को देखते हुए कुछ जो लैंडिंग जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन सारे चीज़ों को आज हम कवर अप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र किया गया है एक आर्टिकल में, जिसको मैं बताता हूँ। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है, उसका भी जिक्र हम आगे करेंगे। तो शुरू करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, सबसे पहले इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, भारत में जितने भी लोग रहते हैं, भारत में कई प्रकार के धर्म के रहने वाले लोग हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं है, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन हैं, उसके बाद यहूदी हैं, पारसी हैं, ठीक है, अन्य प्रकार के कई प्रकार के समुदाय हैं, धर्म के लोग हैं, जिनका अलग अलग एक कस्टम है, एक रीति है, साथ ही साथ धर्म के अनुसार अलग अलग उनकी ट्रेडिशन भी चलते हैं। तो सबके कानून भारत में कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, तो कोडिफाइड न होने के कारण सबसे ज़्यादा समस्या जो फैक्ट ऑफ इशू कोर्ट में आती है, उसमें समस्याएं आती है कोर्ट को किसी भी डिसीज़न देने में। तो कोर्ट ने कई बार इस चीज़ को मेंशन भी किया था कि भारतीय गवर्नमेंट को एक समान का नागरिक संहिता बनानी चाहिए जो सभी लोगों पर समान रूप से अप्लाइड हो। ठीक है, तो इसलिए तो भारत में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू हो, इसलिए ठीक है, इसकी ज़रूरत है। तो ये समान नागरिक जो संहिता है, समान नागरिक संहिता में मुख्यतः कौन कौन से चीज़ें हैं जो कवर अप होती हैं, उसमें सबसे पहला चीज़ जो होता है वो मैरिज होता है। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिमों में, चूँकि मुस्लिमों में 4 शादी करने की प्रथा है, उससे भी रिलेटेड कई प्रकार के केसेस आए थे, वो केसेस है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। दूसरा डाइवोर्स से रिलेटेड, ठीक है, मेंटेनेंस, जो पत्नी को या फिर जो चाइल्ड होते हैं उनको मिलने में जो समस्याएं आती है। इनहेरिटेंस होता है, एडॉप्शन होता है बच्चों के लिए, सक्सेशन होता है, जो प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन आता है उसके लिए रिगार्डिंग समस्याएं आती है कि प्रॉपर्टी का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है, क्योंकि हिंदू के लिए तो एक एक्ट बन करके सभी के लिए तैयार हो चुका है सभी मामलों में, लेकिन बाकी जो धर्म है उनके लिए एक कोडिफाइड जो एक क्या कहते हैं लॉज जो है वो क्रिएट होकर के तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है। तो इसका मामला सबसे पहले उठा कब था, अभी हाल फिलहाल में 9 दिसंबर 2022 को, जब ये यूसीसी 2022 का एक विधेयक राज्यसभा में सांसद जो थे करोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के थे, उन्होंने इस विधेयक को पेश किया राज्यसभा में। राज्यसभा में पेश करने के बाद इस पर बहुत ज़्यादा जमकर हंगामा हुआ था, और ये पूरी मीडिया जगत का एक ये कह सकते हैं कि वायरल न्यूज़ बन करके आ गया था।
ठीक है। और इस पर कई डिबेट होना स्टार्ट हो गया था न्यूज़ चैनलों पर, पूरे देश में खलबली मची हुई थी यूसीसी के रिलेटेड होकर के। तो इसमें बाद में ये जो विधेयक हुआ था राज्यसभा ने पास भी कर दिया था, चूँकि 69 वोट जो थे इस विधेयक के पक्ष में पड़े थे और 20 वोट इसके विपक्ष में पड़े थे। और राज्यसभा में पास होने के बाद ये लोकसभा में आ गया था और लोकसभा ने इसे अभी तक पास नहीं किया है, ठीक है। तो लोकसभा में पास नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा में न पास होने के कारण कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ होने के कारण लोकसभा में जा कर के पेंडिंग है आज भी वो। लेकिन इसी बीच 9 दिसंबर को जब ये विधेयक वहाँ राज्यसभा में आया था, तो उसी समय एक आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल हुए बाद में, लेकिन इससे पहले वो कांग्रेस में थे, जो बीजेपी वालों ने इनको एक राज्यपाल केरल का बना दिया था। उन्होंने इस जो संहिता थी, कोड था यूसीसी, उसका काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया और इनको कहा कि ये जो कोड राज्यसभा में आज पेश हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है और इसको सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। बाद में उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने के लिए एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम बनाई, समिति गठित हुई, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश जो थी रंजना देसाई ने किया। बाद में यही जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास गया और उसी के आधार पर ये एक बिल, सिंह धामी वहाँ के जो सीएम थे, उन्होंने इस बिल को उत्तराखंड में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पेश किया और पूरे मत से 100% मतों से वहाँ पास किया गया और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। और लागू करने का डेट जो था वो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, 7 फरवरी 2024 को ये लागू हो गया उत्तराखंड में। और उत्तराखंड पहला स्टेट बना, फर्स्ट स्टेट जो यूसीसी को लागू कर दिया। अब इसका जो प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान में क्या यूसीसी का कोई वर्णन किया गया है या नहीं किया गया। तो संविधान में जब हम भाग 4 के डीपीएसपी, राज्य के लिए जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बताया गया है, उसमें आर्टिकल 44 जब आप देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर एक वर्णन किया गया है कि राज्य भारत के सभी पूरे क्षेत्रों में नागरिक के लिए एक समान संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। राज्य जो है भारत के पूरे क्षेत्रों में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, मतलब पूरे भारत में यूसीसी को लागू करने के लिए एक मुहिम चलेगी और इसको लागू किया जाएगा। ये जो डीपीएसपी में बात थी वो कैसे इंक्लूड हुआ और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्यों रखा गया, उसके लिए और प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो उस पर डिबेट देखते हैं कि कॉलोनियल इरा में इसका क्या प्रावधान था। तो यूसीसी का अवधारणा कब प्रारंभ हुआ, तो ब्रिटिश कॉलोनी था उस टाइम, अक्टूबर 1840 तब 1840 ईस्वी में लेक्सको नामक एक गवर्नर थे, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया था कि भारत के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उस संदर्भ में एक रिपोर्ट पेश किया था। उस रिपोर्ट में अपराध से रिलेटेड जितने भी कानून थे, आज भी भारत में जो भी अपराध से रिलेटेड कानून है उसमें एक समरूपता को लाया गया, ठीक है। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम का जो पर्सनल कानून था, पर्सनल लॉज थे, उसको बाहर ही रखा गया। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यदि अंग्रेज़ों के पास उसमें भी समरूपता लेकर के आते तो वहाँ पर जो डलहौजी की एक नीति थी, फूट डालो और शासन करो, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, इसलिए इस चीज़ को बाहर रखा गया। बाकी जितने भी ऑफेंसेस थे, क्रिमिनल ऑफेंसेस, उसको एक समरूप ला दिया गया। बाद में जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्टिंग हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर दोनों ने यूसीसी को इंक्लूड करने का
काफ़ी ज़्यादा जोर किया कि कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू ही ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। लेकिन जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया इस चीज़ का। तो पोस्ट कॉलोनियल ईरा में जब ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्ट हो रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर ने यूसीसी पर काफ़ी जोर दिया कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी धर्म के लोगों के ऊपर एक समान रूप से वो फॉलो अप हो। लेकिन कट्टरपंथी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे उस समय, इसलिए इनके कट्टरता को देखते हुए, और उस समय भारत आज़ादी के पड़ाव पे था, तो इसलिए इस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा जोर न देते हुए फिर उसके बाद इसको डीपीएसपी में रख दिया गया। तो आप ध्यान से जब देखेंगे डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो जितने भी आर्टिकल हैं उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन में अपना स्थान मिलने वाला था। लेकिन उस चीज़ों को उन्होंने इस कदर वहाँ आर्टिकल में ऐड किया कि बाद में जब ज़रूरत होगी तो धीरे धीरे उसको फॉलो अप किया जाएगा। तो उसी के तहत हिंदू कोडिफाइड बिल, तो ब्रिटिश शासनकाल के अंत में व्यक्तिगत मुद्दा जो हिंदुओं का था वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगा था, वृद्धि होने लगा था। तो 1941 ईस्वी में हिंदुओं का एक कानून बनाने के लिए बी.एन. राव की समिति गठित हुई थी। तो ये आई थिंक 51 होगा, 51 में बी.एन. राव की एक समिति गठित हुई थी। उस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक है, और उसी रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर भी बिल तैयार हुआ। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक बिल तैयार किया जिसमें तलाक को वैध करना, बहुविवाहों पर रोक, बेटियों को विरासत का अधिकार इस बिल के तहत ऐड किया गया था। लेकिन ये जब बिल लागू हुआ, जब बिल बना तो काफ़ी ज़्यादा विरोध इसके संदर्भित भी था। तो इसलिए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इसको सेग्रीगेट कर दिया और सबसे पहले 1955 ईस्वी में हिंदू मैरिज एक्ट लाया, मैरिज से रिलेटेड मैरिज एक्ट लाया, और पूरे देश में एक मनोभाव देखा कि हिंदुओं का क्या विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है इस संदर्भ में। तो मैरिज एक्ट लाया तो विरोध बिल्कुल ही नहीं हुआ। इसलिए फिर हिंदू का जितने भी रिलेटेड फैक्ट एंड इशू थे उनसे रिलेटेड धीरे धीरे करके ये सारे जितने भी एक्ट थे उन्होंने 1956 में लाया और एक बार में ही पास कर दिया। तो जितने भी एक्ट हैं, एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में है, बाकी जितने भी एक्ट आप हिंदू से रिलेटेड कोडिफाइड देखेंगे एक्ट, वो सारा जितना है वो ऐड हो गया 1956 में। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो 54 में ऐड हो गया था, चूँकि वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में दो अन्य धर्मों के बीच में जो विवाह की प्रक्रिया होती है उससे रिलेटेड है। तो ये 1954 में ही ऐड कर दिया गया था, बना दिया गया इसको। मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है और शरीयत के हिसाब से ये पूरा इनका पर्सनल लॉ चलता है। तो मुस्लिम का पर्सनल लॉ जो बोर्ड शरीयत के हिसाब से चलता है उसमें क्या है कि 3 तलाक के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे। 3 तलाक की प्रथा थी, ठीक है। एक हलाला की प्रथा है जो बहुत से लोग जानते ही हैं। हलाला की प्रथा अंतर क्या है कि महिलाओं को, जो वाइफ हैं, उनको डाइवोर्स देने के बाद उनको भत्ता और संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। ये एक उनका पर्सनल लॉस है। तलाक के बाद भी मुस्लिम पुरुष जो होंगे वो तुरंत शादी कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं होंगी वो इद्दत का पीरियड होता है 90 डेज़ का, उससे निकलने के बाद ही वो शादी कर सकती हैं। इसके पीछे एक लॉजिक आता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि प्रेगनेंसी सर्टिफाई होने के बाद ही वो शादी कर सकती हैं। तो इससे रिलेटेड ये चीज़ें, तो ये सब पर्सनल लॉज हैं उनके, और उसी के ज़रिए आज भी फॉलो अप होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण केसों के विषय में समझ लेते हैं, जिसमें शाहबानो केस 1985 में आया था। ये 73 वर्ष की महिलाएं थी, ठीक है, जिसको 3 तलाक के ज़रिए उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। अब ये 73 वर्ष की महिला के पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने
पहले हाई कोर्ट ने भी महिला के पक्ष में ही सुनाया था फैसला, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया पुरुष के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला के पक्ष में ही फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि 125 जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसके तहत महिला का भरण पोषण जो होगा मुस्लिम धर्मों में भी पुरुष को अपने वाइफ को देना होगा जब वो तलाक देते हैं। तो इसके बाद जब ये फैसला सुनाया गया तो पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध हुआ। 125 जो सीआरपीसी में है वो धार्मिक कानून होने के बावजूद भी पत्नी बच्चे और माता पिता को भरण पोषण देने की बात कही गई है। अब ये ऐतिहासिक फैसला होने के बाद सरकार का विरोध प्रारंभ हो गया पूरे देश में। अब सरकार का विरोध प्रारंभ होने के बाद ठीक है, सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको उलट दिया और ये कहा गया कि 125 की जो सीआरपीसी 125 है वो मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण केस आता है सरला मुदगल का केस। ठीक है, सरला मुदगल केस 1985। आपको पता है कि मुस्लिम रीति में 4 शादी करने की प्रथाएं हैं। तो इसके तहत एक किसी हिंदू व्यक्ति ने इस्लाम को कबूल कर लिया और इस्लाम को कबूल करने के बाद मुस्लिम बन गया और मुस्लिम बनने के बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली। शादी करने के बाद जो फैक्ट इन इशू आया वो क्या आया कि क्या एक पुरुष ठीक है वो इस्लाम कबूल करके दोबारा शादी कर सकता है या नहीं। तो ये जब वाद आया तो उसमें ये कहा गया कि हिंदू कानून के तहत जो भी एक्ट है उसमें तो कोई एक सिंगल शादी के अलावा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को कहा गया कि कोई आदमी इस्लाम में परिवर्तन के बाद ठीक है आईपीसी की धारा 494 जो है बाइगेमी का वो अपराधी कहलाएगा। मतलब आप किसी विशेष लाभ के लिए अपने धर्म को यदि बदल रहे हैं तो वो जायज़ नहीं होगा, वो अगेंस्ट होगा लॉ के। ठीक है, तो वही बात कही गई। इसके बाद जो यूसीसी का मामला था वो सबसे पहले गोवा में ठीक है पूरी तरीके से तो लागू नहीं है लेकिन एक वर्ज़न जो है गोवा में लागू है और वो आज से नहीं है, वो पुर्तगाली टाइम से ही वो लागू है। तो पुर्तगाल गोवा चूँकि ब्रिटिश कॉलोनी कभी रहा नहीं, पुर्तगाल के अंडर ही रहा, तो वहाँ जो यूसीसी था वो यूसीसी पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं लेकिन एक वर्ज़न जो है यूसीसी का शुरुआत से ही है। चूँकि गोवा में जो यूसीसी है वो फॉलोड कैसे होता है तो पुर्तगाली जो सिविल कोड है पुर्तगाली सिविल कोड वो कब का है, वो 1867 का है। ठीक है, और इसी के द्वारा वो आज भी फॉलोअप्ड होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो यूसीसी में भी वो बात कही गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी वो बातें कही गई है, तो वो चीज़ें जो है वहाँ फॉलोअप होती हैं। तो जैसे इसमें पति पत्नी और बच्चों का आय, संपत्ति का विभाजन, ठीक है, जन्म, विवाह, मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकृत होना, रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। ठीक है, मुस्लिमों की भी शादी का पंजीकरण होना आवश्यक है। 3 तलाक के ज़रिए तलाक नहीं ले सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। माता पिता और बच्चों की पूरी तरीके से संपत्ति से वंचित कर सकते हैं, कम से कम आधा संपत्ति देना होगा। ठीक है, माता पिता जो है बच्चों को पूरी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं, कम से कम आधा संपत्ति देना हो। तो इस तरीके से जो कुछ चीज़ें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो उसकी कुछ वर्जनें जो हैं वो पहले से लागू हैं। इसके बाद कुछ अन्य देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है, जिसमें पाकिस्तान। ठीक है, अब चूँकि पाकिस्तान में ऑलरेडी मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो मुस्लिमों का ही है। बांग्लादेश में भी सेम ही है स्थिति,
मलेशिया है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, सूडान है, ये सब देशों में यूसीसी लागू है, चूँकि ये सब इस्लामिक कंट्री है ऑलरेडी। और हिंदुओं की आबादी जो है एकदम नगण्य के समान है, 1-2% के समान है इसीलिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, तीन तलाक जिस पर अब आकर के वो क्या कहते हैं, एक कानून भी बन गया है। तो वो तीन तलाक का मामला कैसे आता है, वो तीन तलाक भी देख लेते हैं। तो तीन तलाक के लिए एक जो कानून बन कर के आया है, मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, 2019, जो लोकसभा में 21 जून 2019 को इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो तीन तलाक क्या है, जिसको तीन तलाक तो हम लोग फॉर्मली एज ए लेमैन्स 3 तलाक बोलते हैं, लेकिन उसको जो वर्ड उर्दू में दिया गया है वो तलाक़ बिद्दत कहा जाता है। वर्डिंग जो है वो तलाक़ बिद्दत कहा जाता है। तो एक्चुअली जो मुस्लिम पर्सनल लॉज में तीन तलाक की बातें कही गई है। तीन तलाक कह रहा हूँ, तो तीन प्रकार के डाइवोर्स हैं। एक एहसान है, ठीक है, एक हसन है, और एक तलाक़ बिद्दत है, जिसको तीन तलाक कहते हैं। तो एहसान और हसन, ठीक है, एहसान और हसन आर रिवोकेबल, जिसको हम वापस ले सकते हैं। मतलब तलाक देने के बाद भी वो हस्बैंड वाइफ फिर से एक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन तीन तलाक में ये इरिवोकेबल कहलाता है, ठीक है। यदि तीन तलाक आप दे दिए तो वो फिर से आप उसके साथ मतलब फिर से हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं हो सकते हैं जब तक हलाला ना होगा, ठीक है। हलाला एक वर्डिंग है जिसमें उस पत्नी को किसी और से शादी करनी होती है, ठीक है, थर्ड पर्सन से शादी करना होगा, फिर वो थर्ड पर्सन तलाक देगा तो पहले वाले के पास आते हैं, ठीक है, तब वो पहले वाले से वो शादी कर सकता है। तो इसीलिए इसको तलाक़ बिद्दत को इरिवोकेबल है। अब ये जो तलाक़ बिद्दत है वो हनाफी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ में इंट्रोड्यूस है। हनाफी स्कूल की इस्लाम लॉ में क्या है, 4 प्रकार का स्कूल कही गई है ना, 4 प्रकार के स्कूल होते हैं। तो उसी में से एक हनाफी स्कूल है, उसमें से इस बात को मेंशन है, ठीक है, मुस्लिम लॉज में। अब इस मुस्लिम इस्लामिक लॉ में एक नियम है कि वाइफ डाइवोर्स, ठीक है, हस्बैंड को तीन तलाक के ज़रिए नहीं दे सकती है। यदि वाइफ को डाइवोर्स देना होगा यदि हस्बैंड को, तो वो कहाँ जाएगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, एक्ट के तहत वो जा कर के एक कोर्ट प्रोसीडिंग के ज़रिए वो डाइवोर्स दे सकती है वुमेन्स, जो काफ़ी कठिन होता है, मुश्किल होता है, ये कहें, लेकिन बिल्कुल ही नहीं हो पाता है, ठीक है। ये नियम है, मतलब वुमेन्स को यदि डाइवोर्स देना होगा तो कोर्ट प्रोसीडिंग के ज़रिए देना होगा, और यदि उसमें पर्सन्स को, मतलब मेल को डाइवोर्स देना होगा तो जो पुरुष हैं वो सिर्फ 3 बार तलाक बोल करके ही डाइवोर्स दे सकते हैं। इसी संदर्भित एक महत्वपूर्ण केस आता है सायरा बानो के केस 2017 में, ठीक है, 2017 में ये केस आता है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच बैठी थी। इसमें 35 वर्षीय जो ओल्ड लेडी थी सायरा बानो, उन्होंने ही प्रैक्टिस चैलेंज किया था, इस्लामिक जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक, उसको चैलेंज किया था और कहा था कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का वायलेशन है ट्रिपल तलाक। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लैंडमार्क जजमेंट देते हुए 3-2 के वर्डिक्शन में इस ट्रिपल तलाक को स्टक डाउन कर दिया, पूरी तरीके से इसके खिलाफ अपना जजमेंट सुना दिया, ठीक है। 5 जजों की बेंचेस में जो जजेस थे वो CJI JS खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, RF नरीमन साहब, UU ललित और अब्दुल नाज़ीर साहब थे, जिसमें 2 लोगों ने, CJI JS खेहर और अब्दुल नाज़ीर ने, ये जो इशू था उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुनाया था। बट ये तीनों ने इसका फेवर किया था कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 25 है। तो इस तरीके से ये लैंडमार्क जजमेंट आया 3-2 के वर्डिक्ट में, और ये ट्रिपल तलाक को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बैंड कर दिया अंडर द केस ऑफ सायरा बानो केस 2017। इस तरीके से UCC का मामला और ट्रिपल तलाक का मामला हम लोगों ने पढ़ा।
ट्रिपल तलाक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। आगे भी आने वाले समय में यूसीसी का मामला फिर से प्रारंभ होगा, जब न्यू गवर्नमेंट फिर से स्टेबल होगी और लोकसभा फिर से बैठेगा, तो ये यूसीसी का मामला फिर से आएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।